वेलकम टू ऑल इन माय चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। आज बात कर रहे हैं, चर्चा करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल? क्योंकि ये ब्रेन जिस तरह हमारी सभी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टाइम किसने देखा इसको? तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन इन अर्ली 1831। ठीक है, तो इसमें उन्होंने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था किस तरीके से इसके बारे में खोजा था, डिस्क्राइब किया था। ओके, इसके बाद में क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन टर्म किसने दिया? फ्लेमिंग ने। कब दिया? 1879 में। इन्होंने कैसे दिया? इन्होंने कुछ रंगने के लिए, इसको स्टेन करने के लिए, स्टेनिंग मतलब कलर्ड करने के लिए कुछ बेसिक डाई यूज़ की थी, एसिडोकार्बीन और फ्यूजन। तो इससे क्या नाम दिया? क्रोमेटिन। ओके, नंबर की हम बात करें तो जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस का नंबर एक ही होता है ना, तो 1 पर सेल। लेकिन पैरामीशियम जिसे हम कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन, उसमें क्या होते हैं 2 पर सेल। कई जगह मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन भी देखी गई है, जैसे कि आपके म्यूकर है, राइजोपस है, और आपका लिक्विड एंडोस्पर्म। ये चर्चा हम आगे भी करेंगे। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से अगर आप देखोगे ना, तो इसमें न्यूक्लियर इनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 होती हैं। ठीक है, हाउ मेनी? देयर आर 2 पैरेलल मेम्ब्रेन। ओके, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम, उसके बाद हम इनको पढ़ेंगे। ये बेसिकली डायग्राम आपका है न्यूक्लियस का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 मेम्ब्रेन्स हैं। देखिए, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। सो दिस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा। ये स्पेस जो है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसका जो वेड्थ है कितना होता है? इसकी वेड्थ जो है, चौड़ाई वह कितनी होती है? 10 to 50 nm। ठीक है, अब ये जो दोनों ही मेम्ब्रेन जो हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए, दिख रहा है पैरेलल चल रही हैं एकदम। और इसमें कुछ जगह दे आर इंटरप्टेड विद द पोर। तो जहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो रही हैं, देखिए ये यहाँ फ्यूजन हो गई, ये यहाँ पे फ्यूजन हो गई। फ्यूजन से ही न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियर पोर कैसे बनते हैं? बाय द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका सुन लिया, देख लिया आपने। इसके बाद क्या होगा? जब ये दोनों मेम्ब्रेन, एक चीज़ बता दूँ आपको, दे एक्ट एज ए बैरियर की तरह काम करती हैं, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ से नहीं आएगी, यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ सकती, यहाँ से मना कर देंगे। क्यों? रीजन है भाई, जब आना आपको तो ये गेट है ना, न्यूक्लियर पोर के थ्रू आइए। ठीक है, तो बैरियर की तरह काम भी करती हैं। नेक्स्ट क्या है? जब इसके अंदर जाएंगे हम तो देख रहे हैं इसमें प्लाज्म भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर प्लाज्म मतलब क्या होता है? द फ्लूइड प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसी को न्यूक्लियस मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये दिख रहा है आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। और क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, राउंड एंड शेप। इसमें मेम्ब्रेन होती है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियोलस और भी सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम, ठीक है, सेंट्रियोल्स, उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अगर मेम्ब्रेन होती, जैसे कि न्यूक्लियो मेम्ब्रेन है, इधर क्या है? ये पूरा पोर्शन क्या कहला रहा है? ये पूरा पोर्शन है, कौन सा है? ये साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? यहाँ साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्योंकि बीच में मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो कहते हैं कि इसके जो कंटेंट है ना, द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्यों उससे कंटिन्यूस है? क्योंकि इसके बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। दे आर द एक्टिव साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, और हम जानते हैं कि जहाँ राइबोसोम होंगे वहाँ क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो अगर किसी सेल में इनका नंबर कैसा है? ज़्यादा है न्यूक्लियोलस का, या आकार में कैसे हैं? लार्ज हैं, बड़े न्यूक्लियस हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस। तो क्या होगा? ज़्यादा बड़े होंगे तो ज़्यादा राइबोसोम बनाएंगे, ज़्यादा राइबोसोम बनाएंगे तो ज़्यादा प्रोटीन बनेगी। तो उन सेल्स में जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होते हैं, उनमें न्यूक्लियोलस का नंबर भी ज़्यादा होता है और आकार में भी बड़े होते हैं, जिससे कि ज़्यादा राइबोसोम बनाए, ज़्यादा प्रोटीन बनाए। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्या है? हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन में हम क्या कर रहे हैं? क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? तो जब ये कंडेंसेशन हो जाता है ना, कंडेंसेशन मतलब मोटे हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं क्रोमोसोम।
ठीक है। तो क्रोमेटिन बेसिकली कई सारी चीज़ें होती हैं, इसमें डीएनए होता है, सम हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, ओके। और क्या होता है इसके आता है सम पार्ट ऑफ दिस वन आरएनए भी होता है, और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं एनएससी, ठीक है। अब ये पैकेजिंग में काम आती हैं। पैकेजिंग का जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, हालांकि वो 12th में है लेकिन हम आपको यहीं पढ़ा देंगे। तो डीएनए कैसा होता है, एसिडिक नेचर। डीएनए अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है कि हम डबल स्टैंडर्ड हैं, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और हम एसिडिक नेचर के हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी प्रोटीन लगानी पड़ेगी जो कि बेसिक नेचर की होंगी, क्योंकि ये एसिडिक है तो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन लगा दी आपने, बेसिक प्रोटीन। और कैसे होंगी, ये पॉजिटिवली चार्ज होंगी, क्योंकि डीएनए कैसा है, एन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है ये हिस्टोन प्रोटीन्स, ओके। तो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं बेसिक, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं एसिडिक, तो ये भी काम आती है उसकी पैकेजिंग में, ठीक है। तो बेसिकली तीनों चारों चीज़ें इसमें होती हैं क्रोमेटिन के अंदर, ओके। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पोर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, न्यूक्लियर पोर के बारे में। तो न्यूक्लियर पोर आप देखें, देयर आर मैनी न्यूक्लियर पोर्स, ये भी पोर हैं बाय द फ्यूजन ऑफ दिस टू मेम्ब्रेन। अब पोर का कंसेप्ट क्या है, करते क्या है, तो ये रीजन कौन सा हो गया, साइटोप्लाज्म, ये कौन सा होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ से क्या होगा, ये एक रास्ता बनाते हैं जिसके माध्यम से हम आरएनए और प्रोटीन को दोनों डायरेक्शन में, ये ध्यान रखिएगा, बाई डायरेक्शनल यानी दोनों बहुत डायरेक्शन में इसको मूवमेंट होगा। कैसे, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ओके। ये इसके अंदर ये क्रोमेटिन है, डीएनए होगा इसके अंदर, क्या बनाएंगे, आरएनए। और आरएनए में तीनों बनेंगे आपके, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ये सभी आरएनए यहाँ से बाहर आते हैं न्यूक्लियर पोर के थ्रू। तो ये आरएनए बाहर आ गया। प्रोटीन अंदर कैसे जाती है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन, हमने कहा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर तो बन रहा है क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन जो बना है, हिस्टोन प्रोटीन अंदर जाएगी इस तरीके से। और क्या होता है, अब ये समझ में आया कि हिस्टोन प्रोटीन अंदर आती है, लेकिन प्रोटीन बाहर भी कैसे आती है। तो जो आपके आरएनए हैं बेसिकली हैं क्या, वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, मतलब आरएनए भी है प्लस न्यूक्लियो प्रोटीन्स ही है। तो जब आरआरएनए बनाएंगे तो प्रोटीन को अंदर जाएंगी, ठीक है, तब राइबोसोम कंप्लीट होगा। तो प्रोटीन अंदर जा रही है, फिर राइबोसोम कंप्लीट हुआ, फिर राइबोसोम पूरा बाहर आ गया। तो इस तरीके से क्या है, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो कहने का सेंस, हमारा बताने का सेंस ये है कि आरएनए और प्रोटीन का दोनों डायरेक्शन में, यहाँ से वहाँ, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस जाती रहती हैं। एग्जाम्पल और कोट करें, एक होता है एसएनआरएनए, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं अपन, प्लस प्रोटीन लगा देते हैं। अब आरएनए तो यहाँ बन रहा है, प्रोटीन यहाँ से लेके जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये भी काम बनती है आपका। तो इस तरीके से क्या है, प्रोटीन बनेगी तो साइटोप्लाज्म में, लेकिन जब कॉम्बिनेशन करना हो तो उसको अंदर भेजना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोनों डायरेक्शन में जाती हैं, इनका पैसेज होता रहता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट क्या हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर कुछ राइबोसोम भी लगे हुए दिख रहे हैं आपको, ओके। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विथ, हमें लिखा हुआ है कंटिन्यूस विथ ईआर। अब ईआर में कौन सी है, आर से ये कंटिन्यूस रहती है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब नेक्स्ट चर्चा हम कर रहे हैं इनके नंबर के बारे में, ओके। नंबर के बारे में देख लेते हैं किस तरीके से हैं। नंबर की जब हम चर्चा करते हैं तो जनरली क्या होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, 1 पर सेल। पैरामीशियम जिसे कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन, इसमें क्या होते हैं 2 पर सेल होता है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ होती है, आपके राइजोपस, म्यूकर, एक ओपेलिना है उसमें भी होती है। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, आपने नारियल का पानी पिया हो तो बेसिकली क्या है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म में, उसमें खूब सारे आपके न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देखें ई न्यूक्लिएट कंडीशन क्या होती है। जैसे कि अपनी जो आरबीसी है ना, स्टार्टिंग में उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही आरबीसी कैसे हो जाती है, मैच्योर्ड, मैमिलियन आरबीसी, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, न्यूक्लियस नहीं रहता है। इसी तरीके से मैच्योर्ड सीड ट्यूब से, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो मैच्योर्ड मैनी मैमिलियन आरबीसी में ये न्यूक्लियस नहीं होता, इस कंडीशन बोलते हैं ई न्यूक्लिएट। स्टार्टिंग में थी, बाद में नहीं है, तो ये आपका ई न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। चलिए अब हम इसी को ढंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हेडिंग्स हमने बनाई हैं उनको देख लेते हैं। तो हेडिंग्स में हमने कहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप कैसा होता है, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप देखेंगे तो दे आर पैरेलल एंड दे एक्ट एज ए बैरियर। किस तरह काम करती हैं, बैरियर की तरह काम भी करती हैं, ठीक है। तो इसमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात करें तो ये कैसी होती है, आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली इज कंटिन्यूस विद द
RER, वैसे ER लिखा है ना NCERT में, लेकिन RER से होता है, ठीक है। एंड दैट बियर्स आर राइबोसोम ऑन इट, राइबोसोम भी होते हैं। बोथ मेम्ब्रेन दे आर एक्ट एज ए बैरियर, ये आ गया कि आपको आना है तो न्यूक्लियर पोर से आइए, बीच में डायरेक्ट एंट्री नहीं है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, ओके। नाउ न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पर कि जो दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहाँ मिल रही हैं वहाँ पे बन रहा है न्यूक्लियर पोर, ये बन गया न्यूक्लियर पोर, ठीक है। प्लेसेस वेयर नंबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स विच आर फॉर्म बाय, कैसे बनते हैं? बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, ओके। दोनों मेम्ब्रेन फ्यूजन से बन जाएंगे। अब ये क्या करते हैं? ये रास्ते की तरह काम करते हैं। दे आर पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन, ये आपकी लाइन आ गई, दोनों डायरेक्शन में होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ओके। नाउ पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इस कितनी होती है इसकी विड्थ? 10 to 50 nm, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 to 50 nm। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। जब इसे न्यूक्लियस के अंदर हम जाएंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। अब न्यूक्लियोलस देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोलस हमने क्या देखा था? न्यूक्लियर स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड दे आर अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, RRNA। तो RRNA बनाएंगे तो लिखा है कि जहाँ कुछ सेल्स में लार्जर होते हैं, मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियोलाई बोलेंगे प्लूरल में। तो कहाँ होंगे? जो सेल्स एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस कर रही हैं उनमें इनका नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इनका नंबर ज़्यादा होगा तो राइबोसोम बनाएंगे ज़्यादा, राइबोसोम ज़्यादा बनाएंगे तो प्रोटीन भी ज़्यादा बनेगी, ओके। अब हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिन के बारे में। तो इंटरफेज न्यूक्लियस में पाए देखेंगे आपको, दैट इज नॉट डिवाइडिंग सेल, ओके। नॉन डिवाइडिंग सेल जहाँ पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, और इसमें दे आर लूज, ढीले ढाले होते हैं, एक्सटेंडेड, पूरे फैले रहते हैं, इलेबोरेट, विस्तृत होते हैं, इनडिस्टिंक्ट, अस्पष्ट होते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, मतलब DNA है और प्रोटीन है, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इनको? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन कहाँ दिखाई देंगे? इंटरफेज वाले में। अब जैसे ही आप सेल डिवीजन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट हिस्से से गुजरना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, ये लाइन बहुत सही है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो गायब हो जाता है, पूरे न्यूक्लियस की जगह पे क्या आ जाएंगे? स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो सेल्स हो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ, ये क्वेश्चन आता है किस न्यूक्लियस के स्थान पे कौन आ जाएगा? क्रोमोसोम, ठीक है। और व्हाट दे कंटेन, एक्चुअली ये आ गया, व्हाट दे कंटेन। तो क्रोमेटिन में क्या क्या होता है? हमने पढ़ा था DNA होता है, स्टोन प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन है, नॉन स्टोन, ठीक है, प्रोटीन्स, एंड RNA भी होता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट कहानी क्या है? और हमने आपको बताया भी है कि जो नॉन स्टोन प्रोटीन होती हैं वो कैसी होती है? ये एसिडिक नेचर की होती है, ओके। नाउ सिंगल अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो कितना लंबा मीटर DNA होगा? उसमें होता है 2.2 मीटर अप्रॉक्स। 11th की NCERT में अप्रॉक्स 2 मीटर लिखा है, 12th के NCERT में 2.2 लिखा है, इसलिए आप 2.2 ही याद रखिए। अमंग 46 क्रोमोसोम्स का है या 23 पेयर्स, ह्यूमन बींग्स में नहीं होते हैं, ओके। नाउ अब इसमें ये जो कहानी है 2.2 कैसे होता है ये पैकेजिंग में, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की डायमेंशन होता है, न्यूक्लियस का अगर हम डायमेंशन देखें कितना होता है? 10⁻⁻⁶ होता है, -6 मीटर, ठीक है। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना लंबा DNA कैसे आप संभालेंगे? 2.2 मीटर। तो ये पैकेजिंग के थ्रू होता है, ये आपके 12th में है, लेकिन इसका लेक्चर हम अगले उसमें डाल देंगे, ओके। अब हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो सबसे अच्छे क्रोमोसोम कहाँ दिखाई देंगे? मेटाफेज स्टेज में। ये भी क्वेश्चन आता है, यदि आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो किस स्टेज में? मेटाफेज में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन से ही कंडेंसेशन से बने हैं। इसमें क्या होता है? 2 क्रोमेटिड होते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड। कितना, हाउ मेनी क्रोमेटिड? दे हैव 2 क्रोमेटिड एंड ईच क्रोमेटिड दैट हैज 1 DNA। ये DNA अलग, ये DNA अलग है, तो 2 DNA। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड और 2 DNA होते हैं। अब इसमें एक पोर्शन होता है जहाँ पर ये दोनों, ये वाला जैसे ये है ना, ये, तो इससे ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है और ये वाला पार्ट भी जुड़ा हुआ है, ये क्रोमेटिड हो गया 2। तो किससे जुड़े हुए हैं? ये जो रीजन है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। और सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। उनको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। तो ये दिख रहे हैं ना आपको दोनों साइड में, तो 2 डिस्क होंगी, ठीक है। काम क्या है इनका? जो आपने पढ़ते हैं ना सेल डिवीजन, उसमें एक स्पिंडल फाइबर होते हैं, फाइबर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये फाइबर्स हैं। वो किसका अटैच, क्रोमोसोम के किस पार्ट से अटैच होते हैं? कहाँ अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर से। किस पार्ट से अटैच होते हैं? काइनेटोकोर। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच रहते हैं। देखिए ये यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, ओके।
सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर को बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में। ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा, किस तरीके से रहेगा। ओके, नाउ सी, अब इसमें क्या है कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं ये जो है पेलिकल है, जैसे आउटर कवरिंग, इसके अंदर जाएंगे तो मैट्रिक्स भरा होगा। इसमें ये दिख रहा है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कहते हैं क्रोमोनीमेटा। समझ गया बेटा, क्या है ये क्रोमोनीमेटा। और इसी भी कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये बीट लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं क्रोमोमियर। समझे डियर, क्या है ये क्रोमोमियर। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था वेलिंग। वेलिंग ने कहा था कि ये जीन की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, जीन की पोजीशन को बताते हैं, लेकिन बाद में ये कंसेप्ट हटा दिया गया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो क्या दिखेंगे हम इसमें, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे ये रीजन थोड़ा सा सकरा हो गया, नैरो हो गया ना, नैरो रीजन हो गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रिक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, इसी को बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के ऊपर 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कितनी 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, क्या ना बोलते हैं काइनेटोकोर, एक इधर और एक इधर, इसी से ही जुड़ते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर इसी से कनेक्ट होते हैं। स्पिंडल फाइबर जो हैं किससे जुड़े रहते हैं, काइनेटोकोर से। ओके, अटैचमेंट इसी से होता है। हम थोड़े से और आगे चलिए, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसी में सेटेलाइट डीएनए होता है, NOR, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। और टॉप पे चले गया तो ये क्या है, पहुँच गया टीले पे, टीले पहुँच गया तो ये है टीलोमियर, इधर भी टीलोमियर है, दिख रहा है आपको। तो टीलोमियर बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो टीलोमियर आपकी एजिंग, जो बुढ़ापा है ना, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीलोमियर की ये जो है कम होते जा रहे हैं। और टीलोमियर क्या करते हैं, एंड पे रहते हैं, तो ये इसको पैकिंग के लिए काम आते हैं। क्रोमोसोम की एंड पर पैकिंग कौन करता है, टीलोमियर, टीले पे है, टीलोमियर हो गया। अच्छा, NOR का समझ लेते हैं, NOR बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम आपको बताएं, जैसे सेल है, ठीक है, सेल में ये है, और यहीं पे एक रीजन हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम में एक रीजन है NOR, ठीक है। NOR क्या रीजन है, यहीं से राइबोसोम, एक्चुअली यहाँ पे न्यूक्लियोलस लग जाता है, क्या लग गया, ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। और नेक्स्ट फिगर में अगर हम देखें तो इसी से ही यहाँ पे न्यूक्लियोलस बॉन्ड है, वहीं से ही क्या बनेगा, अब बनेगा यहाँ पे RNA। RNA मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, राइबोसोमल RNA। तो राइबोसोमल RNA कौन पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियोलस। कैसे रहता है, NOR रीजन से, इसलिए होते हैं न्यूक्लियोलर। पहले तो न्यूक्लियोलस बनेगा, और न्यूक्लियोलस यहाँ बाइंड हो जाएगा, फिर बनाएगा RNA, ठीक है। और मैं आप बता दूँ कि इसमें आप जैसे कलर डालते हैं ना, कलर में यही पार्ट है जो नॉन स्टेनिंग होता है, इसमें स्टेनिंग नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब कहानी आती है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, जो हम देखा था ना सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है, ये भी क्या है सेंट्रोमियर है, ये भी क्या है सेंट्रोमियर है, ये भी क्या है सेंट्रोमियर है। तो ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम दिखा रहा है। मेटाफेज में अगर आपको स्टडी करनी है तो किस तरीके दिखाई देगी, ठीक है। ये सेल डिवीजन की एक फेज है मेटाफेज। तो इसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर इनको 4 भागों में बांट दिया है, 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं, यदि सेंट्रोमियर बीच बीच में है, ठीक है, तो ये जो दिख रही है ना आर्म, ये देखिए, तो ये बराबर की होंगी, सो मेटासेंट्रिक बोलते हैं। मेटा मतलब बीच में, ठीक है, सेंटर में। तो सेंट्रोमियर कहाँ होगा, मिडिल में, सेंटर में। सो इसमें दोनों ही इक्वल आर्म दिखेंगी, हैं 2 इक्वल आर्म, ठीक है। और इसे बोलते हैं आइसोब्रेकियल। क्या बोलते हैं, आइसो मतलब समान, ब्रेकियल मतलब आर्म की बात कर रहे हैं, ओके, आइसोब्रेकियल बोलते हैं। एंड देन यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये सेम है। इसमें क्या है, एक आर्म देखो, अगर इसी को हम देख लें, एक आर्म कैसी है, छोटी, और एक आर्म कैसी होगी, बड़ी हो गई, क्योंकि ये थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा अलग हट गया है, ठीक है ना। तो अब इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, इसे कहते हैं अवे फ्रॉम मिडिल, मिडिल से थोड़ा सा दूर हो गया, अवे हो गया, ओके। इसमें एक छोटी आर्म होगी, 1 शॉर्टर आर्म, 1 लॉन्गर आर्म, ओके। और जो नेक्स्ट क्या आ गया कि यहीं पे और थोड़ा सा ऊपर ले जाएं इसको, देखिए, और ऊपर ले गया तो एक तो एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक्सट्रीमली लॉन्ग, तो यह हो गया एक्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, ये क्लोज टू द एंड, कहाँ पहुँच रहे हैं, वो एंड की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट, 1 वेरी लॉन्ग। टीलोसेंट्रिक क्या होगा, जब टीले पे पहुँच गए, टॉप पे पहुँच गए, टीलोसेंट्रिक टर्मिनल पोजीशन पे पहुँच जाए, ठीक है। तो ये आपके हो गए। इसमें मिडिल में, इनमें अवे फ्रॉम मिडिल, ये क्या है, क्लोज टू द एंड, ये क्या होगा, टॉप पे पहुँच गए टर्मिनल पोजीशन, इसको टीलोसेंट्रिक। तो ये आपके टाइप्स हो गए, ठीक है। मेटासेंट्रिक, फिर कौन सा हो गया, सब मेटासेंट्रिक, फिर कौन सा हो गया, एक्रोसेंट्रिक, फिर क्या होगा, टीलोसेंट्रिक, ओके। नाउ यदि इन्हीं क्रोमोसोम को आपको डिफरेंट शेप दिखने हैं, क्वेश्चन आता है डिफरेंट शेप आपको कहाँ दिखाई देंगे, शेप में तमाम सारे शेप हैं,
वी शेप हैं, एल शेप्ड हैं, जे शेप्ड हैं और आई शेप्ड हैं। ये शेप कहाँ दिखेंगे आपको? एनाफेज में। शेप देखने हो तो एनाफेज जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? मेटासेंट्रिक। यदि इसमें बेसिकली होता क्या है कि मेटाफेज में दोनों क्रोमेटिड लगे जुड़े रहते हैं, किससे? सेंट्रोमियर से। लेकिन बाद में ये टूट जाता है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिटिंग मतलब टूटना। टूट जाएगा तो दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे, तब इनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स। तो अब हम इस स्थिति में देख रहे हैं इनको। तो ये दिख रहा है आपको, ये सेंटर बीच में, तो क्या दिख रहा है आपको? वी शेप्ड। यहाँ देखिए ये सेंट्रोमियर हो गया, ये दोनों आर्म्स हो गई। इसमें क्या दिख रहा है आपको? एल शेप्ड, जो कि एक एक्सट्रीमली, ठीक है। और इसमें एक छोटी होगी, बड़ी होगी, तो छोटी वाली को हम बोलते हैं पी आर्म, और बड़ी वाली जो है ना उसको बोलते हैं क्यू आर्म। तो 2 आर्म हो गई, ठीक है। कौन सी है? शॉर्ट वाले को क्या? पी, और जो लॉन्ग है उसको क्या बोलते हैं? क्यू आर्म। ऐसे नाम आपके आते हैं। अब इसमें क्या है? और ज़्यादा छोटी हो गई, इधर देखिए जे की तरह आकृति दिखेंगे। एक्रोसेंट्रिक में जे, टीलोसेंट्रिक में आई शेप्ड। तो बेसिकली हैं तो वही मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, लेकिन वो मेटाफेज स्टेज में है और ये आपका एनाफेज स्टेज में। ओके। अब इसमें क्या है? कुछ क्रोमोसोम्स में नॉन स्टेगनेट रीजन होता है, बताया आपको, उसे कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट द कॉन्स्टेंट लोकेशन। थोड़ा दूर पे रहते हैं, टॉप पर लास्ट में रहते हैं, और वो अपीयरेंस देते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट के रूप में, इसे कहते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट हर जगह नहीं होते हैं, और जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट डीएनए होता है उनको हम सेट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और कितने होते हैं? वो 5 पेयर्स में होते हैं। कितने होते हैं? 5 पेयर्स। नाउ हमने चर्चा की थी फ्लेमिंग 1879। फ्लेमिंग ने क्या किया था? कुछ स्टेन यूज़ किया था, या हम कहें कलर यूज़ किए थे, या हम कहें डाई यूज़ किए थे। किसके लिए? उसको कलर करने के लिए, रंगने के लिए। तो कौन सी डाई थी? वो बेसिक, क्योंकि डीएनए कैसा होता है? एसिडिक। नाम क्या है इनके? फ्यूजन एंड एसिटोकार्बिन। ओके। अब हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये जैसे इन्होंने डाला उस पर, तो उन्होंने कलरफुल हो गया, इसका नाम रख दिया क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन कहाँ, ये कलर कहाँ डाला था? इंटरफेज न्यूक्लियस में, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल में। अब हम देखते हैं कि क्रोमेटिन के 2 टाइप बता रहे हैं। एक तो क्या, जो डार्क कलर ले रहे हैं कलर, तो उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। जो लाइट कलर ले रहे हैं, लाइट स्टेन ले रहे हैं, उसको हम यू क्रोमेटिन बोलते हैं। ये भी आपके 12th में है, लेकिन क्रोमेटिन चूँकि वर्ड आ गया तो हमने कहा इसको यही समझा लेते हैं। तो देखिए हमने इसको ऐसे किया है, ये डार्क कलर ले रहे हैं, और ये कैसा कलर दिख रहा है? लाइट कलर। सिंपल लाइन बनाइए। तो डार्क कलर ले रहे हैं, डार्क स्टेन ले रहे हैं, उनको हेटेरो, लाइट स्टेन ले रहे हैं, उनको यूक्रोमेटिन। ओके। ये लाइट डार्क कलर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डेंसली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं। ओके। यूक्रोमेटिन कैसे हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए कम कलर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। कैसे होते हैं? इनएक्टिव। यूक्रोमेटिन कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए का बनना जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, तो ये कैसे हो गए? इनएक्टिव। इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसे हो गए? एक्टिव। ठीक है। आरएनए से क्या प्रोटीन बनेगी? जब चूँकि यहाँ आरएनए नहीं बन रहा, तो प्रोटीन क्यों बनेगी? तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो इसमें ना तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। इसमें ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है यूक्रोमेटिन वाले पार्ट में। अगर ये आरएनए प्रोटीन बना रहे हैं तो हम कहेंगे कि जीन का एक्सप्रेशन होता है, यही जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। तो इसमें नहीं बना रहे हैं तो इसलिए जीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, तो इनमें जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। ओके। अब हम एनसीईआरटी वाले डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से रहेंगे। कि आपको दिख रहा होगा कि डायग्राम है, ये दिख रहा है ना आपको, दिस इज़ व्हाट वी कॉल न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके। और इसके अंदर ये दिख रहा है ना बॉडिकल स्पेरिकल स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोलस, जो कि मेम्ब्रेन लेस होती है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको ये दिख रहे हैं छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स, तमाम सारे पोर्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये डायग्राम इसलिए महत्वपूर्ण है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, तो एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ओके। ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर। ये दिख रहे हैं ना आपको पॉइंट्स यहाँ पे, ये काइनेटोकोर दिखा रहे हैं। बेसिकली ये इस तरीके से होना चाहिए था, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे दिखते हैं? कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट होते हैं उसे कहते हैं काइनेटोकोर। ओके। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दैट इज सैटेलाइट डीएनए कॉन्स्टेंट रीजन, इसी को बोल रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, बड़ा पिचका हुआ भाग है। और सैटेलाइट डीएनए 5 पेयर्स होते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए ये सेंट्रोमियर कहाँ पे है? बीचों बीच में है। ये क्या बता रहे हैं? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो ये कहाँ पर है? बीचों बीच में है। ठीक है। तो ये सेंटर में बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। तो ये वाला कौन सा हो गया आपका? मेटासेंट्रिक। ओके। इसमें क्या है, थोड़ा सा
अवे फ्रॉम सेंटर, तो ये कौन सा हो गया, सब मेटासेंट्रिक। कौन सा हो गया, सब मेटासेंट्रिक। ओके, अब इसमें क्या है, ये कहाँ पहुँच गया अपने, ये थोड़ा सा और उधर पहुँच गए, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक, क्लोज टू द एंड, एक्रोसेंट्रिक। ओके, ये क्या है, ये भी बेसिकली देखा जाए तो ये भी आपका एक्रोसेंट्रिक ही है। ये एक्चुअली ये दोनों हम कहना चाहेंगे कि ये सब मेटासेंट्रिक के ही पार्ट हैं और ये वाला है एक्रोसेंट्रिक का, ठीक है। इसमें टीलोसेंट्रिक दे नहीं रखा, टीलोसेंट्रिक मतलब टीले पहुंच जाएगा टॉप, ठीक है, तो ये टीलोसेंट्रिक हो जाएगा। तो ये कहानी है आपका। इसमें देखिए शॉर्ट आर्म, ये छोटी आर्म होगी, यहाँ से लेके दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट आर्म, क्या बोलते हैं, पी आर्म बोलते हैं। और जो लॉन्ग आर्म है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं क्यू आर्म। ओके, तो ये क्वेश्चन आते हैं, छोटी आर्म को क्या बोलते हैं, बड़ी आर्म को। कैसे याद रखना है, पी आर्म कौन सी होती है, क्यू आर्म कैसे, तो ABCD पढ़ेंगे तो पहले क्या आएगा, पी पहले आ जाएगा, छोटा होगा, फिर आगे जाएंगे तो क्यू आएगा, तो ऐसे याद रखना है। ये आपके लिए ट्रिक भी हो गई। ओके, नाउ पी आर्म और क्यू आर्म। तो ये आपका पूरा हो गया किसके बारे में, अबाउट न्यूक्लियस।